हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज हम लोग का शेड्यूल में जो टॉपिक लगा हुआ है फिजिक्स का, वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थोड़ा सा शेड्यूल में दिक्कत है। दिक्कत ये है कि इस टॉपिक के लिए केवल 2 लेक्चर अलॉट हुए हैं और इसमें भी थर्मोडायनेमिक्स का पूरा पोर्शन कवर नहीं किया गया है। जैसा आप जानते हैं कि इसके प्रीवियसली हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफ़र पढ़ा है, लेकिन उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई बात नहीं। तो देखिए, पढ़ने का तरीका ये है कि पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। तो देखिए, 2 क्लासें लगी हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ अन्य क्लासें अगर नहीं चलती हैं तो उसकी जगह जो भी एडिशनल क्लास मिलेगी उसमें हम लोग इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोगों को जानना है, हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स से, फिर जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, इस तरह करते जितना हो सकेगा मैक्सिमम कवर करेंगे और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को भी कवर किया जाएगा। ठीक है, तो कोशिश ये रहेगी कि कोर्स पूरा कवर हो जाए। तो कुछ डेरिवेशंस अगर नहीं होंगे तो उनको नहीं कराया जाएगा। डेरिवेशन का वैसे भी आप जानते हैं कोई मतलब नहीं है। डेरिवेशन केवल इसलिए हम लोग करते हैं कि जब क्वेश्चन अच्छा बन के आता है तो फिर फॉर्मूले से काम नहीं चलता, आपको डेरिवेशन का प्रोसेस पता होना चाहिए। तो हम लोग उसको फिलहाल स्किप करेंगे। तो देखिए, पहली चीज़ जो हम लोगों को पढ़नी है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको जानने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मैकेनिकल हेलो कोचिंग ठीक 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 है, एक्सक्यूज मी। तो आपको पढ़ना है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये अभी आया है। तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब आता है? जब सिस्टम पर नेट फोर्स क्या हो? 0 हो। और दूसरी चीज़, जब सिस्टम पर नेट टॉर्क भी क्या हो? 0 हो। हम लोग जल्दबाजी में केवल ये बोलते हैं कि नेट फोर्स 0 हो, जबकि ये गलत बात है। क्या बोलना है कि नेट फोर्स भी 0 हो, नेट टॉर्क भी 0 हो। ना तो लीनियर मोशन हो रहा हो, ना रोटेशनल मोशन हो रहा हो। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0 और एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। अब यहाँ क्या है, देखिए, थर्मल इक्विलिब्रियम में मान लीजिए कोई गैस है, किसी कंटेनर में भरी हुई है। तो इस सिस्टम की जो भी प्रॉपर्टी है, ये आप लोग पिछले उसमें पढ़ चुके होंगे। जैसे क्या, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास, ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए? मस्ट बी कांस्टेंट। ये कब की बात है? जब केवल एक सिस्टम है। अभी हम देखेंगे एक से ज़्यादा सिस्टम का थर्मल इक्विलिब्रियम, जहाँ से जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है, उसको भी देखेंगे। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम की अगर बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास वगैरह क्या है? कांस्टेंट है, तो वो जो आपका सिस्टम है वो किस में है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। क्लियर है बात? तो ये बेसिक चीज़ थी, इसको जरा नोट करिए। अब देखिए, देखते हैं कि 2 अगर सिस्टम है हमारे पास तो थर्मल इक्विलिब्रियम कैसे वर्क करता है। अब देखिए, थोड़ा सा क्या करना है हम लोगों को, कुछ चीज़ें जो हैं वो आगे की हैं, जो अभी आने वाली हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा इस्तेमाल पहले करना पड़ेगा। ये आपका अंदर वाला जो बना हुआ है, ये आपका कंटेनर है, और ये जो ऊपर मैं इस तरह की लाइन बना रहा हूँ, ये आपने क्या की है, इस पर इंसुलेटेड कोटिंग की है, जिसको थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में बोलते हैं एडियाबैटिक। इंसुलेटेड कोटिंग करने का मतलब क्या है कि कोई भी ना तो अंदर से हीट बाहर जाएगी, ना कोई बाहर से हीट अंदर आएगी। इसको बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल या इंसुलेटिंग वॉल। एडियाबैटिक वॉल या इंसुलेटिंग वॉल।
ठीक है। अब यहाँ पर दो हैं, इनके बीच का देखिए मैं पार्टीशन कर रहा हूँ। ये जो डॉट डॉट वाला पार्टीशन है, ये पार्टीशन बता रहा है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, हीट का एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, या इसी को हम बोल सकते हैं कंडक्टिंग वॉल। कंडक्टिंग वॉल, यहाँ ए है, यहाँ बी है। ठीक है, इसका टेम्परेचर मान लीजिए T1। देखिए जो मेन खेल आएगा वो टेम्परेचर का ही आने वाला है। इसका टेम्परेचर T2 है, बाकी चीज़ें भी हैं P1, V1, N1, M1, इस तरह यहाँ भी P1, P2, V2। देखिए और सब चीज़ों को हमने क्या कर लिया, मान लीजिए इक्वल कर लिया। ठीक है ना, तो बात केवल टेम्परेचर की आई और मान लीजिए कि T1 इज़ ग्रेटर दैन T2 है। T1 इज़ ग्रेटर दैन T2 है। तो ये मैंने आपको पिछले वाली जो आपका टॉपिक था उसमें पढ़ाया हुआ है कि हीट कहाँ से फ्लो करती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। तो अब हीट यहाँ से फ्लो करना शुरू करेगी। कब तक फ्लो करती है, जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना आ जाए। जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना आ जाए। अच्छा, एडियाबैटिक वॉल लगाने का कारण क्या है कि कोई भी हीट यहाँ से बाहर ना जाए, जो भी हीट है वो कहाँ रहे, अंदर ही रहे। जब हीट बाहर नहीं जाएगी तो टेम्परेचर का लॉस भी नहीं होगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आफ्टर सम टाइम T1 इज इक्वल टू T2। ठीक है ना, कुछ समय के बाद क्या होगा, T1 की तरफ से A की तरफ से हीट फ्लो करना शुरू करेगी, कहाँ पहुँचेगी, B पहुँच जाएगी और उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं, देखिए जनरली हम लोग यही देखेंगे मोस्टली अपने टॉपिक्स में कि टेम्परेचर की ही बात हो रही है और टेम्परेचर अगर बराबर है तो हम कह देते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो हम ये कह सकते हैं A एंड B आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि A और B किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बाहर इंसुलेटिंग वॉल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी हीट बाहर नहीं जानी चाहिए, ना बाहर से हीट आनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। वो किस पर बेस्ड है, इसी थर्मल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या कहता है, इसको जरा डायग्राम से समझिएगा। देखिए डॉटेड लाइन हमेशा क्या दिखाएगी, कंडक्टिंग वॉल, देखिए क्या कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये दो ए और बी किसी तीसरी बॉडी के साथ अलग अलग किसमें हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में। कैसे होंगे, देखिए ये कंडक्टिंग वॉल है, तो आपने क्या किया, ए को सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम मिलाया क्योंकि यहाँ से हीट पॉसिबल है। आपने बी को किसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम मिलाया, सी के साथ। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि टी ए बराबर टी सी और टी बी बराबर टी सी।
तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो जो ये ए और बी हैं जिनके बीच में कैसी वॉल है, एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक का मतलब इंसुलेटिंग वॉल, और ये कैसी वॉल है, कंडक्टिंग वॉल, ठीक है ना। तो ये ए और बी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। क्या कह सकते हैं इसे, इफ ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी एंड बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, देन ए एंड बी will also be in thermal equilibrium। यही आपका क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है। चलिए अब मुझे देखना है टोटल एनर्जी ऑफ गैस। टोटल एनर्जी ऑफ गैस का मतलब यही, या तो गैस की बात कर रहे हैं, जिस कंटेनर में गैस है उस कंटेनर की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या क्या हो सकती है एनर्जी। आप जानते हैं कि टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से आती है, ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी। ये किसकी वजह से है, ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी। मान लीजिए कोई कंटेनर है जिसमें गैस भरी हुई है और ये मूव कर रहा है, तो इसके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से आती है, मान लीजिए कुछ h हाइट पर रखा है तो किसकी वजह से आ जाएगी, ग्रेविटेशनल आ जाएगी, ग्रेविटेशन की वजह से आ जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। या आपने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम भी सुना होगा। तो ये किसी भी कारण से आ सकती है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड बोलिए। यहाँ किसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ की, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है। ये देखिए, ये जो आपने एनर्जी का एनालिसिस किया, ये बल्क में एनालिसिस किया, कंटेनर को देखा, गैस को देखा, बस। एक एनर्जी और होती है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इसको हम लोग दिखाते हैं यू से। अब ये पोटेंशियल एनर्जी वाला यू नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये मॉलिक्यूल के लेवल की एनर्जी होती है, मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जी। ये एनर्जी भी तीन तरह की हो सकती है,
भाई कोई मॉलिक्यूल है वो अपना पर्सनल मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, अगर मान लीजिए वहाँ पर कोई ऐसी फील्ड बन रही है या कोई ऐसा फोर्स बन रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी। और एक होती है वाइब्रेशनल एनर्जी, VE। क्या है वाइब्रेशनल एनर्जी? ये कब मिलती है? अचीव्ड ओनली इन हायर टेम्परेचर। तो हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसमें इसका यूज कहीं नहीं आने वाला है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को भी हम क्या करेंगे? स्किप करेंगे। क्यों स्किप करेंगे? क्योंकि हम लोग जो स्टडी करने जाएंगे वो जाएंगे आइडियल गैस की स्टडी करने, और आइडियल गैस की एक हाइपोथेसिस है जो कि हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में किसी भी तरह का अट्रैक्शन का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगता। तो आप जानते हैं कि जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं आने वाली है, ठीक है ना। नो पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ आइडियल गैस। तो यानी कि देखिए यहाँ से कुल मिलाकर अगर हम लो टेम्परेचर में नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो हम यहाँ से इन तीनों को मिलाकर ये कह सकते हैं, देखिए कब कह सकते हैं? इफ सिस्टम इज एट रेस्ट, जब सिस्टम रेस्ट में हुआ तो ये वाला टर्म क्या हो गया? जीरो। एंड नो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो ये वाला टर्म भी क्या हो गया? जीरो। तो अब यहां से क्या बचा? किसके लिए? फॉर एन आइडियल गैस क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी जो है आपकी वो किसके बराबर हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी। और ये किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी। केवल ये टर्म बचेगा। क्लियर है ना बात? टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी। और क्या बचेगा आपके पास? केवल इंटरनल एनर्जी में कौन सी एनर्जी बचेगी? केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी बचने वाली है। क्लियर है ना बात? इंटरनल एनर्जी किसकी इंटरनल एनर्जी है? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है, अपनी खुद की, अंदर से आ रही है। इसको चलिए बाद में लिखेंगे। ये है मेन, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। हिंदी बोलते हैं स्वतंत्रता की कोटि। क्या बताएगा ये कि कोई भी गैस का जो मॉलिक्यूल है वो कितना स्वतंत्र है, इसलिए क्या नाम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि फ्रीडम का ऑर्डर कितना है, कितना फ्री है, ठीक है ना। तो ये देखिए हमें अलग अलग टाइप की गैसेस के लिए देखना है, तो पहले देख लेते हैं किसके लिए, फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस। मोनो एटॉमिक गैसेस, मोनो एटॉमिक क्या है, जिसमें केवल क्या हो, आपका एक ही एटम हो, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, इस तरह के हीलियम, नियॉन, आर्गन, और क्या हो सकती है, क्रिप्टॉन, तमाम हो सकती हैं जो भी हैं मोनो एटॉमिक, ठीक है ना। तो देखिए मान लीजिए कि कोई भी मॉलिक्यूल है मोनो एटॉमिक का M, ठीक है। अब इसको मोशन करना है तो ये X में भी मोशन कर सकता है, Y में भी मोशन कर सकता है और Z में भी मोशन कर सकता है। मतलब ये तीन दिशाओं में जाने के लिए स्वतंत्र है लीनियरली। अब किसकी बात आती है, रोटेशनल की बात आती है। तो रोटेशनल में देखिए ये रोटेट कर सकता है, ये रोटेट कर सकता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल क्या है, बहुत छोटा है। अब आप जानते हैं कि ये जब रोटेट करता है तो जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो कितनी आती है, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, और I कितना होता है, 1/2 mr स्क्वायर। अब बताइए ये इतना छोटा पार्टिकल है कि ये जो R की जो वैल्यू है वो क्या होगी, टेंडिंग टू जीरो। तो हम ये वाली जो क्या है आपकी एनर्जी है, इसको रोटेशनल को क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे, रोटेशनल को जीरो मानेंगे। क्लियर है। तो कुल मिलाकर इसके पास कौन से मोशन बचे, केवल लीनियर मोशन बचे। कितने डायरेक्शंस में जा सकता है ये, 3 डायरेक्शन में जा सकता है। तो जो इसकी आपकी क्या है, इसकी जो आप एनर्जी लिखेंगे, इन टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जो भी है, क्या हो जाएगी, हाफ mux स्क्वायर प्लस हाफ mvx स्क्वायर, सॉरी ux और ये ui, और हाफ muz, ये uz है, ठीक है ना, uz स्क्वायर। तो देखिए 3 दिशाओं में जाने के लिए मुक्त है, एनर्जी के आपको 3 कंपोनेंट मिल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम होती क्या है, देख लीजिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स इन द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डिग्री ऑफ फ्रीडम स्मॉल f से डिनोट करते हैं इसे, क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स इन द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। यही काइनेटिक एनर्जी है, यही क्या है, इसकी टोटल एनर्जी है, यही क्या इंटरनल एनर्जी, अभी इसके पहले आपको बताया। तो F फॉर मोनो एटॉमिक कितना हो जाएगा, 3। F फॉर मोनो एटॉमिक कितना हो चुका है, 3। नोट डाउन कर लें।
चलिए जरा डायटॉमिक को देख लेते हैं, डायटॉमिक में क्या होगा। O2, H2, N2 जो भी हैं और जिनके भी आप नाम जानते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे O2 को ले लें तो O और ये O, ठीक है ना, क्या है ये आपका O2। अब देखिए O2 में क्या होने वाला है, पहले इसको आप देखिए दो दृष्टिकोण से देखिए। आप इसको सिंगल मॉलिक्यूल मान लीजिए O2, तो ये वही है, X में भी जा सकता है, Y में भी जा सकता है और कहाँ जा सकता है, Z में भी जा सकता है, ठीक है ना। तो दो टर्म, तीन टर्म तो ये वाले आने ही आने हैं। कौन कौन से, हाफ एम यू एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम यू वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम यू जेड स्क्वायर। अब देखिए O को आप O2 कैसे है, ऐसे है मान लीजिए। अब रोटेशनल के लिए देखना है, तो अब इस बार जो आपका R है वो जीरो नहीं होने वाला, क्योंकि R की वैल्यू सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा सा इसको समझिएगा। देखिए आर क्या होती है, रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है ना। आर क्या होती है, रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस। अब देखिए तीनों एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करा के देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो देखिए जब ये वाई के उस रेस्पेक्ट में क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो कैसे कैसे करेगा, ठीक है ना। जब ये जेड में करेगा तो ऐसे ऐसे करेगा, ये जेड है। जब ये एक्स में करने जाएगा तो कैसे करेगा, ऐसे। तो देखिए जो ये आपकी एक्स एक्सिस है, देखिए मैं इस तरह इसको बनाता हूँ, ये आपका O है, ऐसे मान लीजिए O है, और ये आपकी एक्स एक्सिस है। तो अब ये जो डिस्टेंस होने वाली है, ये डिस्टेंस क्या होने वाली है, बहुत वेरी स्मॉल, ठीक है ना। तो x का टर्म नहीं आने वाला। x का टर्म क्या नहीं आने वाला, जिस भी एक्सिस पे रखा होगा ये, उस एक्सिस के रिस्पेक्ट वाला टर्म नहीं आएगा। मान लीजिए मैं इसको ऐसे रख देता, ऐसे, तो ये y के रिस्पेक्ट में जो घूमता वो नहीं आता। ऐसे रख देते तो z के रिस्पेक्ट वाला नहीं आता, मतलब दो आएंगे, मतलब दो आएंगे, आपकी कोई भी दो मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा वाई स्क्वायर, या यहाँ पर z मान लीजिए, यहाँ y मान लीजिए, x का गायब कर दीजिए। क्लियर है बात। तो अब देखिए क्या होने वाला है, इसको भी लिख लीजिएगा, आई जेड और आई वाई। तो अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी निकलने वाली है यहाँ से, तो दिस इम्प्लाइज स्मॉल f बराबर 5, ठीक है ना, फॉर डायटॉमिक। उसके लिए 3, इसके लिए 5। पॉलीएटॉमिक अपने सिलेबस में नहीं है, नहीं तो पॉलीएटॉमिक में क्या होता है कि 6 आ जाती है, पॉलीएटॉमिक में 6 आ जाता है। पॉलीएटॉमिक अपने सिलेबस में नहीं, याद करे रहिएगा, ठीक है ना। क्या याद करना है, फॉर पॉलीएटॉमिक f इज इक्वल टू 6। अरे यार मान लो कि ये इसकी वजह से 0 था, अब एक कोई और लगा होता यहाँ पर तो x में भी घूमता ना। हम लोग यहाँ पर वाइब्रेशनल मोशन काउंट नहीं कर रहे हैं, नहीं तो वाइब्रेशनल मोशन काउंट करेंगे तो सब में 2 2 और बढ़ जाएंगे। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि वाइब्रेशन को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं। क्लियर है ना, ये हम लोग का एजम्पशन है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा की समविभाजिता का नियम। इक्विपार्टीशन मतलब बराबर बराबर बांट देना। तो क्या कहता है ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन कि जो आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की है, किसी भी मॉलिक्यूल की है, वो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1/2 kT होगी। क्या होगी? 1/2 kT। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी of each molecule is half kT for each degree of freedom। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ kT होगी। हमने कहा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 तो एनर्जी हाफ kT, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 तो 2/2 kT, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 kT, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5/2 kT। किसके लिए है? वन मॉलिक्यूल के लिए। क्लियर है? के यहां पर क्या है आपका? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वैल्यू आप जानते हैं 1.38 10 की पावर कुछ भी, ठीक है। और T 10 की पावर -23 कुछ भी नहीं। T आपका क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और K के बारे में आप एक चीज जानते हैं, K क्या होता है? R/Na। R क्या है? गैस कांस्टेंट, और ये क्या है? एवोगैड्रो नंबर। देखो इसमें क्या है, जब भी गैस के बारे में पढ़ते हैं दो चीज़ों का चक्कर बहुत रहता है, एक तो मोल और एक मॉलिक्यूल। तो जब मॉलिक्यूल की बात आती है तो हमेशा K के टर्म के फॉर्मूले यूज होते हैं, ये हम देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। और जब मोल की बात आएगी, 1 मोल गैस या 2 मोल गैस, तो हम लोग जो फॉर्मूले यूज करेंगे वो R के टर्म में यूज करेंगे। ठीक है ना? ये चीज आपको आगे अभी देखने को मिलेगी। तो अगर मैं कहूं, क्या कहूं कि फॉर मोनो एटॉमिक, फॉर मोनो एटॉमिक, ठीक है ना, तो एनर्जी किसकी? मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी? 3/2 kT। कहाँ से आया? F/2 kT से। F क्या होता है? 3। और देखिए मैं किसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं किसकी? मोल की। ये वन मॉलिक्यूल के लिए निकालना है। मोल के लिए क्या हो जाएगा बताइए? मोल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 मोल में भैया कितने मॉलिक्यूल्स? 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स? जितने एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स? तो यहाँ क्या हो जाएगा? F/2 kT इंटू Na। F/2 K इंटू Na, K इंटू Na RT। ठीक है, ये किसके लिए है? 1 मोल के लिए। ये किसके लिए था? 1 मॉलिक्यूल के लिए। अब अगर n मोल की बात करनी हो तो भैया n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या दिक्कत है? n F/2 RT, n F/2 RT। R क्या है? गैस कांस्टेंट। क्लियर है ना? डायटॉमिक के लिए होता तो क्या हो जाता? 5/2 kT या n इंटू 5/2 RT। किसके लिए? n मोल के लिए। किस ये F आप जानते हैं 3 किसके लिए है? मोनोएटॉमिक के लिए, और 5 किसके लिए है? डाया एटॉमिक के लिए। क्लियर है ना बात? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। डाया एटॉमिक के लिए भी कर सकते हैं ना। तो ये केवल एक फॉर्मूला आपने निकाला है, क्या?
3/2 kT या 3/2 नहीं, सॉरी, F/2 समझिए उसको, F/2 kT, क्योंकि जो F की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी कि आपकी गैस कैसी है, ठीक है ना। तो F/2 kT किसके लिए है? मॉलिक्यूल के लिए। और F/2 RT किसके लिए है? मोल के लिए, एक मोल के लिए। N होंगे तो N, अगर N मॉलिक्यूल होंगे तो ऊपर भी N से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए, देख लीजिए, मान लीजिए एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। कह रहा फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 मोल H2 एट 300 केल्विन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 मोल ऑफ H2 एट 300 केल्विन। तो देखिए T कितना दिया है? 300। डिग्री ऑफ फ्रीडम H2 डाई एटॉमिक 5, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स 2। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी भैया? N इंटू F/2, मोल की बात हो रही है, RT। तो 2 गुणे 5/2, R कितना होता है? 8.314, और ये 300। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 1500। 8.314 या 15 गुणे 831.4 जूल, ठीक है ना। अब अगर मॉलिक्यूल के लिए पूछेगा तो कैसे पूछेगा? फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम एट 300 केल्विन। है ना। तो मॉलिक्यूल 1 दे दिया आपको, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई आपकी? F/2 kT। F/2 मोनोटॉमिक है, 3/2, K की वैल्यू रख दीजिए और ये 300 रख दीजिए, क्या मिल जाएगा आंसर? किसमें? जूल में। क्लियर है ना। तो इस तरह ये इसके क्वेश्चन बेसिक हैं। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने क्या निकाला, किसके लिए? आइडियल गैस के लिए क्या निकाला आपने? N इंटू F/2 RT। क्लियर है ना। F/2 RT। अगर मैं इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूं तो du N F/2 R dt हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये याद रखिएगा, ये इसको अगर बड़े लेवल पे देखें तो डेल्टा U बराबर N इंटू F/2 R डेल्टा T। क्या है ये? चेंज। क्या है ये? चेंज। क्लियर है। अब देखिए इंटरनल एनर्जी के बारे में आप कुछ और चीज़ जान लीजिए। इंटरनल एनर्जी क्या है?
स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब पाथ पर डिपेंड नहीं करती, केवल प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु पर निर्भर करती है। और यहाँ से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि डेल्टा यू फॉर किसके लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, 0। भाई फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, जहाँ से चले थे वहीं पर आ गए तभी तो साइकिल बनेगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं, ये आपका वॉल्यूम है, ये आपका प्रेशर है। इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट तक जाना है। एक बार आप गए इस रास्ते से और एक बार आप गए इस रास्ते से। ठीक है, ये ए है, ये बी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, P1 V1 कोऑर्डिनेट्स और यहाँ पर P2 V2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि u ऑफ 1 इज इक्वल टू u ऑफ 2। ठीक है ना, u ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ से ऐसे गए और यहाँ से ऐसे गए, दोनों में आप A से B जा रहे हैं, तो हमने केवल ये देखा कि फाइनल इनिशियल पॉइंट क्या है, बाकी तो क्या है वो उसको बराबर होना है। क्लियर है ना बात। तो डेल्टा U1 क्या हो जाएगा, डेल्टा U1 बराबर डेल्टा U2। ठीक है ना। और साइक्लिक में क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अगर आप ए से चलकर ए पर ही आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। तो ये बातें आपने महत्वपूर्ण जान ली किसके बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में। कुछ आपको साइन कन्वेंशन याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं कि इफ हीट गिवन टू द सिस्टम, उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। इफ हीट गिवन बाय सिस्टम, उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। भाई आपने सिस्टम को हीट दी तो सिस्टम क्या हो गया, थोड़ा सा, देखिए एक इसमें याद रखिएगा कि एक वर्क का कॉन्सेप्ट अभी आएगा जिसमें केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स और फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स में एक साइन का चेंज आ जाता है। ठीक है ना, तो वो चेंज जो है वो हम देखेंगे जैसा भी होगा आगे। अब देखिए जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बारे में आपको पढ़ाया भी थोड़ा बहुत जा चुका है, लेकिन जो आपको पढ़ाया गया है उससे ये अलग है। आपको मैंने पिछली क्लास में या ये कह लीजिए पिछले चैप्टर में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी पढ़ाई हुई है। क्या पढ़ाई हुई है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होती थी याद करिए, C बराबर, अब याद रखिएगा छोटा सी बनाइएगा, Q अपॉन M डेल्टा T। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर है। जो हमको पढ़ना है वो ये नहीं पढ़ना। अब देखिए जब भी मैंने आपको बताया गैस की जब हम बात करते हैं तो हम मास से ज़्यादा, क्वांटिटी से ज़्यादा मोल्स की बात करते हैं। तो हमें जो काम करना है वो किसके लिए करना है, मोल्स के लिए करना है। तो हम लोग को जो पढ़ना है वो है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और डिफरेंस क्या है इसको हम लोग दिखाते हैं बड़े वाले सी से। किससे, बड़े वाले सी से। होगा सब कुछ वही, छोटा सी चला गया, बड़ा सी आ गया। 1 ग्राम का टेम्परेचर नहीं बढ़ाना, 1 मोल का टेम्परेचर बढ़ाना है। एन क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो क्या है, अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature by 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन, कुछ भी बोल लीजिए, of 1 मोल is
known as molar specific heat capacity, कैपिटल C। अब देखिए, अगर ये पूरा काम कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा हो तो ये जो C है ये क्या हो जाएगा आपका C और ये V। अगर ये पूरा काम किस में हो रहा हो, कांस्टेंट प्रेशर में, कांस्टेंट मतलब ये पूरे प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहे तो जो ये C है वो किस में हो जाएगा, Cp। ठीक है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर है ना। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल सी एंड कैपिटल सी। देखिए स्मॉल सी क्या है, स्मॉल सी है फॉर 1 ग्राम और कैपिटल सी क्या है, फॉर 1 मोल। तो अगर मैं स्मॉल सी में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये इसके बराबर आ जाएगा। मोलर मास आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, 1 मोल का क्या है मास जो है वो क्या है, मोलर मास। क्लियर है ना। तो आप लोग लिख सकते हैं कि कैपिटल CV बराबर m स्मॉल CV और कैपिटल CP बराबर MCP। क्लियर है ना। अगर आपसे कहा जाए आपके पास ऑक्सीजन गैस है या कोई भी गैस, मान लीजिए कौन सी आपके पास नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन है अगर आपके पास, तो नाइट्रोजन का आपको अगर नाइट्रोजन के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, ठीक है, फॉर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का जो m होता है वो कितना होता है बताइए, 7 दूनी 14 दूनी 28। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि फॉर नाइट्रोजन CV बराबर 28 स्मॉल CV और CP बराबर 28 स्मॉल CP। ऑक्सीजन की बात करेंगे फॉर O2 तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ये यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन निकल के आ जाता है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक होता है मेयर्स रिलेशन। क्या होता है, मेयर्स रिलेशन। ये कहता है कि कैपिटल C माइनस कैपिटल CV इज इक्वल टू R। क्या है ये, गैस कांस्टेंट। R क्या है, गैस कांस्टेंट। अब देखिए इसी से आप दूसरा रिलेशन भी बना सकते हैं। CP की जगह क्या रख देंगे, M स्मॉल CP माइनस M स्मॉल CV क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू R। तो स्मॉल CP माइनस स्मॉल CV बराबर क्या हो जाएगा, R अपॉन M। ठीक है ना। ये किसके लिए है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या है आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, याद रखिएगा। क्वेश्चन जब घुमाया जाता है तो यहीं से घुमाया जाता है। और ये जो CP माइनस CV बराबर R है ना, ये सभी गैसेस के लिए ट्रू होता है।
मेयर्स रिलेशन बोलते हैं इसे। ठीक है, कुछ रिलेशंस और हैं, उनको भी जान लीजिए। एक तो आपने पढ़ा कैपिटल सी पी माइनस कैपिटल सी वी इज इक्वल टू आर। एक चीज़ और जान लीजिए, क्या कि जो सी वी होता है, सी वी वो एफ बाई टू आर होता, क्या होता है, एफ बाई टू आर होता है। तो अगर मैं यहाँ से सी पी की वैल्यू निकालना चाहूँ, किसकी, सी पी की, तो देखिए सी पी क्या हो जाएगा, आर प्लस सी वी। आर सी वी कितना है, एफ बाई टू आर, तो आर कॉमन लूँगा तो 1 प्लस एफ बाई टू। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सी पी क्या हो जाएगा, 1 प्लस एफ बाई टू आर। कहने का मतलब कि क्यों पढ़ रहे हैं कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम दी हुई है तो सीधे सीधे आप सी पी और सी वी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एफ यहाँ पर क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये तो आप जान ही रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एक और रिलेशन है, एक जो ये Cp और जो Cv का रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं गामा। Cp और Cv का एक रेशियो होता है जिसको कहते हैं गामा, ठीक है। अब देख लीजिए आप थोड़ा सा एक चीज यहां पर, गामा की वैल्यू, गामा फॉर मोनो एटॉमिक, ठीक है। तो मोनोटॉमिक के लिए सबसे पहले तो Cv निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, मोनोटॉमिक के लिए क्या होता है, F बराबर 3, तो Cv कितना हो गया, 3/2R। Cp कितना हो गया भैया, Cp 1 प्लस F/2, तो 1 प्लस 3/2R यानी कि 5/2R। तो गामा क्या हुआ, Cp/Cv, तो यानी कि 5/2R और 3/2R, ये कैंसिल, तो गामा बराबर 5/3। इसको आप और क्या लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे अगर तो 3 2 1.66। किसके लिए, फॉर मोनोएटॉमिक, फॉर डायटॉमिक F बराबर 5। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, Cv कितना हो जाएगा, 5/2R। Cp निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5/2R यानी कि 7/2R। तो गामा कितना आ जाएगा, यहाँ से गामा कितना आ जाएगा भैया, 7/5। या और क्या आ सकती है गामा की वैल्यू, 5 1 ज़ा 5, कितना बचा, यानी कि 1.4, ठीक है। पॉलीटॉमिक के लिए अगर देखें, पॉलीटॉमिक सिलेबस में नहीं, केवल एक रिलेशन दिखाने के लिए बता रहे हैं। पॉलीटॉमिक के लिए F क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर Cv कितना आएगा, 6/2R, और Cp कितना आएगा, 1 प्लस 6/2R। तो 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 8/2R। तो गामा कितना आ जाएगा यहाँ से, 8/6, 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 3/4/3, तो 1.3/3 एकम 3, 1 बचा दशमलव लगाए 0 3 9 1 1.33। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे गैस की एटॉमिसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे गामा का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो गामा फॉर मोनो इज ग्रेटर देन गामा फॉर डाया इज ग्रेटर देन गामा फॉर पॉली। ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है। और अगर एक फॉर्मूला याद रखना हो तो एक फॉर्मूला और होता है, गामा बराबर 1 प्लस 2/f।
सब फॉर्मूले हैं, काम आसान कर देते हैं। मोनोटॉमिक के लिए देख लो, मोनोटॉमिक के लिए 3 होगा तो 1 + 2/3 तो 5/3 आ जाएगा। इसके लिए देख लो 1 + 2/5 तो 7/5 आ जाएगा। ठीक है ना, ये भी आप याद रख सकते हैं। नोट कर लीजिए इसे। तो देखिए आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में थोड़ा बेसिक चीज़ें स्टार्ट की। थर्मल इक्विलिब्रियम देखा, उसके बाद हम लोगों ने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा, उसके बाद हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी वो किसके बारे में देखी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सीपी, सीवी, आर, गामा, ये सब तमाम तरह की चीज़ें, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये सब चीज़ें आज हो गई। अब कल से हम लोग मूव करने वाले हैं किसकी तरफ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। तो उसके पहले हम लोग कुछ पढ़ेंगे, वर्क डन वगैरह कुछ पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसके केस में, गैस वगैरह के केस में। उसके बाद हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ मूव कर जाएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, आपसे मिलेंगे हम कल।